हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके का एमसीक्यू चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर 4 वीडियो झारखंड जीके का अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें झारखंड जीके का शुरू से लेकर और हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपको कराया जाएगा और 30 दिनों के भीतर आप अपने आप को, अगर पूरे हर एक वीडियो को हर दिन एक एक क्लास आपकी इस चैनल पे अपलोड की जाएगी और आप पेशेंस के साथ पूरे 30 दिन तक आप क्लास को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका झारखंड जीके बहुत मजबूत हो जाने वाला है और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को झारखंड जीके में मजबूत पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आधुनिक झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने आंदोलन को कंप्लीट किया था। तो आज उसी क्रम में हम लोग भूमिज विद्रोह को पूरा करने वाले हैं। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व, ध्यान रखना है कि गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह जी के द्वारा किया गया था। 1832 में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मण सिंह का पुत्र गंगा नारायण सिंह ने किया। इस विद्रोह में कोल एवं हो जनजाति के लोगों ने गंगा नारायण सिंह का खुलकर समर्थन किया था। यह विद्रोह सिंहभूम मानभूम क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह का दमन कैप्टन विल्किंसन ने किया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा करार दिया। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम और बीरभूम के क्षेत्र में था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए भूमिज विद्रोह का प्रसार कहाँ पे था तो सिंहभूम और बीरभूम में था। साथ ही साथ ये पूछा जाए कि यह विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 1832 में। अगला क्वेश्चन है अपना कि भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा, सिंहभूम और बीरभूम की बात करें तो सिंहभूम और बीरभूम के क्षेत्र में अंग्रेज जो है, यानी जो कंपनी थी, कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपा जाता था। यह जो है मुख्य कारण था, अधिक राजस्व का कंपनी के द्वारा लोगों पर थोपना। तो भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व का थोपना था। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 1832 को बड़ा बाजार को गंगा नारायण के द्वारा हमला किया गया और वहां के सामानों को लूट लिया गया था। बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने 1 मई 1832 ईस्वी को लूटा था। 2 मई 1832 को बड़ा बाजार पर गंगा नारायण ने फिर से चढ़ाई की और मुंसिफ की कचहरी, नमक दरोगा की कचहरी और पुलिस का थाना जला दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि आपको पहचान करनी है। तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। इसका प्रारंभ 1830 में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में हुआ था। तो 1830 में नहीं, 1832 में हुआ था। तो पहला अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। बिल्कुल सही बात है, इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह जी के द्वारा किया गया था। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना था। तो 2 और 3 ये कथन आपके सत्य हो गए। चौथा देखते हैं, जिसे नाराज होकर गंगा नारायण सिंह ने बड़ा भूम के जमींदार गंगा हरि सिंह के सौतेले भाई एवं दीवान माधव लाल की हत्या कर दी। तो ध्यान रखिएगा 1832 में ध्यान रखिएगा 1832 में जो है वो गंगा नारायण सिंह ने बड़ा भूम के जमींदार गंगा गोविंद सिंह के सौतेले भाई एवं दीवान माधव लाल की हत्या कर दी। तो
ध्यान रखिएगा, अगर बोला जाए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो 2 और 3 कथन सत्य है। कौन सा? 2, 3 कथन सत्य है। वहीं 4 की बात करें तो 4 जो है ये गलत है। क्या है? 4 जो है गलत है, 2 और 3 जो है हमारे सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये माधव सिंह के खिलाफ, माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। इनमें से गलत कौन सा है उसकी पहचान हमें करनी है। तो चलिए गलत की पहचान करते हैं। गलत की पहचान कौन सी है? इस विद्रोह में गंगा नारायण सिंह को कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बिंदराय मानकी का समर्थन भी प्राप्त हुआ। मुंडा, कोल एवं हो जनजाति के लोगों ने भी इस विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। इस विद्रोह में गंगा नारायण सिंह को कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बिंदराय मानकी का समर्थन प्राप्त हुआ। मुंडा, कोल एवं हो जनजाति के लोगों ने भी इस विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। ये सत्य है, लेकिन हमें तो असत्य की पहचान करनी है। इस विद्रोह का दमन ब्रैडन, लेफ्टिनेंट ट्रीमर, डेंट एवं कैप्टन विल्किंसन ने किया। इस विद्रोह का दमन ब्रैडन, लेफ्टिनेंट ट्रीमर, डेंट एवं कैप्टन विल्किंसन ने किया। तो ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, इस विद्रोह की अगर हम बात करें तो इस विद्रोह में जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह विद्रोह जो है, इस विद्रोह का दमन ब्रैडन, लेफ्टिनेंट ट्रीमर और डेंट एवं कैप्टन विल्किंसन ने नहीं किया था। यही आपका गलत है। तो सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड पढ़ देते हैं। गंगा नारायण सिंह का सर काटकर खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने विल्किंसन के पास भेजा था। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये सही हो गया, लेकिन हमें गलत की पहचान करनी है, तो गलत सेकंड वाला है। चौथा पढ़ देते हैं। सरकार ने गंगा नारायण सिंह का सर काटकर विल्किंसन को सौंपने वाले खरसावां ठाकुर चेतन सिंह को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी। ये गलत है। 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि नहीं दी थी, बल्कि 5,000 केवल 5,000 रुपये के लिए ये जो ठाकुर चेतन सिंह जो है वो जो है इनका सर काटकर और विल्किंसन को भेजा था। तो 5,000 रुपये इसे पुरस्कार के रूप में मिला था। यानी 2 और 4 जो है यहाँ पे गलत आंसर हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा होगा? तो 2 कह रहा हूँ, 3 और 4 आंसर, 3 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे। ये गलत हैं। अगला है 7 फरवरी 1833 को गंगा नारायण सिंह खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के हाथों मारे गए। गंगा नारायण सिंह का सर काटकर खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने विल्किंसन के पास भेजा था। सरकार ने गंगा नारायण सिंह का सर काटकर विल्किंसन को सौंपने वाले खरसावां ठाकुर चेतन सिंह को 5,000 रुपये पुरस्कार राशि दी। बिल्कुल ये अपना कथन सही है। अगला चलिए देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? संथाल विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो ये 1855 ईस्वी में हुई। संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 में हुई और इसमें सिद्धू और कान्हो, चांद भैरव तथा फूलो जानो द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। इस विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल, हुल, सिद्धू कान्हो का विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति कहा जाता है। इसे मुक्ति आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। संथाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य के कथन में सत्य कथन पर विचार करें। सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है। दीकू अर्थात बाहरी गैर आदिवासियों को संथाल क्षेत्र से बाहर निकालना। दीकू अर्थात बाहरी गैर आदिवासी को संथाल क्षेत्र से बाहर निकालना था। ये कथन सत्य है। वहीं हम बात करें
कि विदेशी राज्य को हमेशा के लिए समाप्त करना संथाल विद्रोह का उद्देश्य था, सही है। और अबुआ राज अर्थात सत्य और धर्म पर आधारित अपना राज्य की स्थापना करना इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो ये 1, 2, 3 इसका मेन उद्देश्य था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा कथन सत्य हो जाएगा। दीकू अर्थात बाहरी गैर आदिवासी को संथाल से बाहर निकालना, विदेशी राज्य को हमेशा के लिए समाप्त करना, और अबुआ राज अर्थात सत्य और धर्म पर आधारित अपने राज्य की स्थापना करना इस संथाल विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करें। संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की आपको जांच करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि कथन क्या दिए गए हैं। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन या खूनी विद्रोह या मुक्ति आंदोलन कहा जाता है, सही बात है। हूल शब्द का अर्थ क्रांतिकारी होता है, बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने के बीच संथालों से बेगारी करवाना था। मतलब इस विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है वो सरकार द्वारा भागलपुर से और वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी, और इसमें संथालों को पकड़ के लाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आपको जो है काम करनी है, लेकिन काम का मेहनताना आपको नहीं दिया जाएगा, यानी मुफ्त में आपको श्रम करना है। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन, खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। हूल शब्द का अर्थ क्रांतिकारी होता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति भी कहा है। हूल विद्रोह का कारण आर्थिक शोषण था। अंग्रेजी अधिकारी, जमींदार, महाजन एवं पुलिस व कोर्ट ने मिलकर एक ऐसी प्रशासनिक संरचना विकसित की थी जो आदिवासियों के जीवन को प्रतिदिन परेशान करता था, और संथाल इन्हें दिकू कहकर बुलाते थे, अर्थात दिक्कत पैदा करने वाले लोग। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने के बीच संथालों से बेगारी करवाना तात्कालिक कारण था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। संथाल विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है, इस विद्रोह की प्रकृति हिंसात्मक थी तथा संथालों ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबुआ राज्य की स्थापना पर बल दिया। तो पहला कथन ये अपना सत्य है। विद्रोह के स्वरूप को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी, ये भी कथन सत्य है। वहीं हम बात करें कि LSSO मूले ने इसे केवल संथाल मुठभेड़ का नाम दिया था। तो ये तीनों कथन जो है ये सत्य हो जाएंगे, तीनों कथन ये सत्य हैं। इस विद्रोह की प्रकृति हिंसात्मक थी तथा संथालों ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबुआ राज्य की स्थापना पर बल दिया। विद्रोह के स्वरूप को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी। LSSO मूले ने इसे केवल संथाल मुठभेड़ का नाम दिया है। अगला है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य पर विचार करना है। तो पहला है अपना कि संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन साम टुडू ने किया। इस सभा में सिद्धों को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक एवं भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन साम टुडू ने किया। इस सभा में सिद्धों को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक एवं भैरव को सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धों, कानू, चांद और भैरव एवं इनकी सगी बहनें फूलों और झानों ने किया। इस विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से हुआ। इस विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से हुआ। इस गांव में लगभग 10,000 संथाल आदिवासी एकत्रित हुए और अपना देश, अपना राज्य का
उन्होंने नारा दिया, अपना देश और अपना राज्य का इनके द्वारा नारा दिया गया। ये सभी के सभी कथन सत्य हैं, ये सभी के सभी कथन जो होंगे ये सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन साम टुडू ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिदो कान्हू, चांद भैरव एवं इनकी सगी बहन फूलो और जानू ने किया। इस विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से हुआ। इस गांव में लगभग 10,000 संथाल आदिवासी एकत्रित हुए और अपना देश अपना राज्य का नारा दिया। इस सभा में सिदो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दिग्घी थाना के दरोगा महेश लाल तथा गोडी करहिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी। संथाल विद्रोह के संदर्भ में हुए गतिविधियों पर ध्यान दें तथा निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करें। तो संथाल विद्रोह की इनमें कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। 7 जुलाई 1855 को संथालियों ने मेजर बारो के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को परास्त किया। विद्रोहियों से बचने के लिए अंग्रेजों को पाकुड़ में मार्टिजर टावर का निर्माण करवाना पड़ा। पहला कथन सत्य हो गया। इस विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ। हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी, बीरभूम में गोरा मांझी ने नेतृत्व में विद्रोह फैल गया। बिल्कुल ये सही है। पहला दूसरा सत्य है। तीसरा देखते हैं। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथालों ने भाग लिए तथा अंग्रेजी दमन में लगभग 15,000 लोग मारे गए। ये भी सही है। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, जनरल लॉयड एवं लेफ्टिनेंट रीड ने मुख्य भूमिका निभाई। तो ये चारों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, गलत की पहचान करनी है। तो चलिए गलत की पहचान करते हैं। अंग्रेजों ने सिदो कान्हू, चांद भैरव को गिरफ्तार कर चांद एवं भैरव की हत्या कर दी और सिदो कान्हू को बरहैत नामक स्थान पर फांसी दी। बिल्कुल पहला कथन सत्य है। वो कह रहा है असत्य ढूंढना है, तो ये तो सत्य है। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना के नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया और जिसके अंतर्गत प्रथम जिलाधीश एसली ईडन बने। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया और इसके अंतर्गत पहले जिलाधीश एसली ईडेन बनाए गए। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा असत्य बोला था, तो इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों ने सिदो कान्हू, चांद भैरव को गिरफ्तार कर चांद एवं भैरव की हत्या कर दी और वहीं सिदो कान्हू को बरहैत नामक स्थान पर फांसी दी। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम जिला न्यायाधीश एसली ईडेन को बनाया गया। अगला हम लोग जानेंगे। अगला जो विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे वो अगला जो विद्रोह अपना होगा वो होगा साफाहाड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह? साफाहोड़ विद्रोह। साफाहोड़ विद्रोह। चलिए साफाहोड़ विद्रोह का पहला क्वेश्चन देखते हैं। साफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? साफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ 1870 में हुआ। 1870 ईस्वी में साफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या जन्मदाता लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा थे। साफाहोड़ आंदोलन के 1870 में नेतृत्वकर्ता या जन्मदाता लाल हेम्ब्रम या उर्फ लाल बाबा थे। साफाहोड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। साफाहोड़ का अर्थ होता है सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। अगला है साफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया? साफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? तो
देशोद्धारक दल का इन्होंने गठन किया था। सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया? लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया? तो इन्होंने राम नाम का मंत्र दिया। लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया तथा ये संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे और संथालों को जनेऊ पहनाते थे। ये संथालों को मांस मदिरा का सेवन करने से भी मना करते थे। आगे आ जाइए। खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 में हुई। खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 में हुई। इस आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में संथाल परगना में हुई। भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। यानी खरवार आंदोलन का दूसरा नाम भागीरथ मांझी आंदोलन भी है। भागीरथ मांझी आंदोलन यानी खरवार आंदोलन को ही कहा जाता है और ये 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यह आंदोलन जो हुआ की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है, तो सत्य कथन आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य कथन है। पहला है 1800। पहला क्वेश्चन है कि 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में इस आंदोलन का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहोड़ आंदोलन का आरंभ किया गया और जिसका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। बिल्कुल ये सत्य है। गोड्डा जिले के तरडीहा गांव निवासी भागीरथ मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में की। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीरथ मांझी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, ये भी कथन सत्य है। संथाल परगना में इस आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी एवं ज्ञान परगनैत ने किया, तो हजारीबाग में इसका नेतृत्व जगेसर निवास दुब्बू बाबा ने किया। वहीं हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में इसका नेतृत्व जगेसर निवास दुब्बू बाबा ने किया था। 1881 में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण भी आरंभ हुआ, जब जनगणना कार्य के खिलाफ दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवारों ने आंदोलन चलाया। तो इस तरह से ये सभी कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी। आइए आगे जानते हैं बिरसा मुंडा यानी उल गुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा या उल गुलान विद्रोह की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उल गुलान आंदोलन था। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उल गुलान आंदोलन था। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उल गुलान आंदोलन था। यह आंदोलन 1895 ईस्वी में हुआ। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम मुंडा विद्रोह भी है। इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। 1895 से 1900 ईस्वी में हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। उल गुलान का अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल। उल गुलान का अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? तो बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 में घोषित किया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 ईस्वी में घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंगबोंगा देवता की सिंगबोंग देवता की आराधना एवं प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह
का प्रमुख उद्देश्य सिंह बोंगा देवता की पूजा करना, आराधना करना और उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास था। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? तो ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मशीनरियों को दोषपूर्ण नीति और जमींदारों एवं साहूकारों की शोषण नीति, ये सभी जो है इसके मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारण थे। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था। इस आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित में थे। पहला, खूंटी व्यवस्था को समाप्त होने से उत्पन्न बेरोजगारी, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण एवं झूठे आश्वासन, आदिवासी अधिकारों की रक्षा में अदालतों की विफलता, छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 के तहत वनों में आदिवासी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध, ये सारे इसके प्रमुख कारण थे। बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र कहाँ था? बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र जो था खूंटी था। इस विद्रोह का स्वरूप आरंभ में सुधारवादी था तथा इसका मुख्यालय खूंटी हुआ करता था। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया तथा 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया तथा अपना उद्देश्य निम्न बताया। अंग्रेजी राज्य का दमन करना, छोटा नागपुर सहित अन्य क्षेत्रों से दिकुओं को भगाना, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना, ये सभी इन्होंने अपना जो है इस आंदोलन का उद्देश्य बताया। कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? तो ये मुंडा विद्रोह के गीत थे। जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा आक्रामक हो गए। इन्होंने कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रारी कटोंग कटोंग अर्थात काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो काटो, दूसरी जातियों को काटो काटो विद्रोही गीत लिखा और भावी विद्रोह के लिए गाया। मुंडा को सेनापति, दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा प्रमुख एवं सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख नियुक्त किया गया। निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती व्यवस्था कट्टी को समाप्त कर बैठे बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ? निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था खूंटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ? तो आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा ने सर्वप्रथम वन विभाग द्वारा ग्राम की बंजर जमीनों को अधिग्रहित करने के खिलाफ 1893-94 में आंदोलन चलाया। इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिरसा की गिरफ्तारी GRK मेयर्स ने की तथा बिरसा को 2 वर्ष कारावास एवं 50 रुपये जुर्माना राशि न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का दंड दिया गया। परंतु ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को इन्हें कैद से मुक्त कर दिया गया। बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया? बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो ये डोम्बारी बुरू में। कहाँ पे? डोम्बारी बुरू में बिरसा मुंडा जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय डोम्बारी बुरू में लिया गया था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी यानी सैल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेजी फारबेस एवं स्ट्रीट फेड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग के तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। अगला
है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। इनमें गलत कथन कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो चलिए गलत कथन की पहचान करते हैं। पहला है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार, बिरसा कारागार जिसे आज कहा जाता है, जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। तो ये कथन सत्य है, वो असत्य पूछ रहा है, ये सत्य है। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा एवं भगवान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। बिल्कुल ये आपका दोनों कथन जो है सत्य है। तो वो कह रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसकी पहचान आपको करनी है। तो 25 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के दिन बिरसा के अनुयायियों ने ईसाइयों के चर्च पर हमला कर दिया तथा एक बड़े नरसंहार को संपन्न कर हाहाकार मचा दिया। 25 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के ही दिन बिरसा के अनुयायियों ने ईसाइयों के चर्च पर हमला कर दिया और एक बड़े नरसंहार को संपन्न किया। तो सही कथन की पहचान करनी है, तो ये कथन सही है। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपये इनाम की घोषणा की। इनाम की लालच में 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह के एक आदमी बीर सिंह माझी ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। तो इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपये का इनाम रख दी और उस इनाम के लालच में जो बंदगांव के जमींदार थे जगमोहन सिंह, और इन्हीं का एक आदमी बीर सिंह माझी ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये दोनों कथन सही हैं। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार, बिरसा कारागार जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। वहीं हम बात करें कि बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान कहती हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि बिरसा मुंडा के निधन के बाद किया गया परिवर्तन। बिरसा मुंडा के निधन के बाद किया गया परिवर्तन है 1902 में गुमला को एवं 1903 में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया। सही बात है। 1908 में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जो 11 नवंबर 1908 को प्रारंभ हुआ। ये भी कथन अपना सत्य है। और इस क्षेत्र में बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था करी गई। तो ये सभी कथन जो होंगे वो सत्य हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं, यानी बी 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य की पहचान करनी है। तो छोटा नागपुर समकालीन कमिश्नर फोर्ब्स ने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था। छोटा नागपुर के समकालीन कमिश्नर फोर्ब्स ने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था। वहीं बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाने का श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। इनकी पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, ये दोनों कथन जो है वो सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनिए। तो पहला है महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अर्नेर अधिकार नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास 1975 में लिखा। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अर्नेर अधिकार नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास 1975 में लिखा था। बिरसा मुंडा के द्वारा प्रचलित किया गया धर्म बिरसाइयत धर्म कहलाता है, जिसमें हिंदू एवं ईसाई धर्म के तत्वों का मिश्रण है। जिसमें हिंदू और ईसाई धर्म के तत्वों का मिश्रण है। ये पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाना भगत आंदोलन। आगे देखते हैं टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ 1914 में हुआ। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ 1914 में हुआ। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ चिंगारी
नवा टोली गुमला से 21 अप्रैल 1914 में हुआ। जतरा भगत का जन्म 1888 में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी नवाटोली गांव में हुआ। टाना का शाब्दिक अर्थ है तानना। टाना का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना। दरअसल टाना भगत आंदोलन के द्वारा भगत लोग उरांव समाज से दूर लोगों को टानकर या खींचकर उन्हें कुड्डुक समाज में वापस लाना चाहते थे। इसी कारण इस आंदोलन का नाम टाना यानी तानना भगत आंदोलन पड़ा। इस विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। तो इसके पहले आपने देखा था खरवार आंदोलन, और उसको आप जो है भागीरथ मांझी आंदोलन के भी नाम से जाता था। वो भी जो है आप कह सकते हैं कि अहिंसक आंदोलन था। लेकिन टाना भगत आंदोलन की बात करें तो ये प्योर विशुद्ध अहिंसक आदिवासी आंदोलन था। अगला है टाना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? तो टाना भगत आंदोलन मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का आरंभ एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हुआ। इस आंदोलन में निम्न तत्वों पर बल दिया गया: एकेश्वरवाद पर बल, मांस मदिरा का त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती का समर्थन। यानी ये धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था टाना भगत आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया? निम्न में से किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष का अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रसार किस क्षेत्र में हुआ? तो टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रसार की बात करें तो गुमला, रांची और लोहरदगा ये सभी क्षेत्रों में टाना भगत आंदोलन का प्रसार हुआ था। मांडर क्षेत्र में टाना, अगर मांडर क्षेत्र में हम बात करें, मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व शिबू भगत के द्वारा किया गया। मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व शिबू भगत, वहीं घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत और सिसई में देवमानिया भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सिसई में जो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वो कौन थी? तो देवमानिया भगत जो कि एकमात्र ये टाना भगत की महिला नेतृत्व करता थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कहा गया कि इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण दिक्कू समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण था। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण दिक्कू समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण था। बिल्कुल सही बात है। टाना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी का प्रयोग को अपने जीवन में अपनाया। बिल्कुल सही बात है। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की और गांधी ने भी कहा कि टाना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 ये तीनों कथन टाना भक्तों के बारे में सत्य है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से असहयोग आंदोलन में जुड़े। टाना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी के प्रयोग को अपनाया तथा 1948 में
रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान जुड़े। 1857 का विद्रोह, आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह एवं झारखंड, 1857 का विद्रोह एवं झारखंड। दोस्तों अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, अगर लग रहा हो कि इससे आपका कहीं ना कहीं आपके तैयारी में जो है एक यह अहम भूमिका निभाने वाला है, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करते हैं तो उसे होता क्या है कि एक मोटिवेशन जो है मिलता है और हम आपके लिए और चौगुनी एफर्ट के साथ काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1857 का विद्रोह एवं झारखंड का देख लेते हैं। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? रोहिणी, ध्यान रखिएगा, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। 1857 का विद्रोह झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। यहाँ स्थित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर विद्रोह का शुरुआत की। इस समय 32वीं रेजिमेंट के प्रमुख मैकडोनाल्ड थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो 1857 का विद्रोह झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को प्रारंभ होता है। और यहाँ उस समय 32वीं रेजिमेंट थी और 32वीं रेजिमेंट में ही सैनिकों ने यहाँ का लेफ्टिनेंट जो नॉर्मन लेस्ली था उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद विद्रोह का बिगुल फूंका गया। 32वीं रेजिमेंट के प्रमुख मैकडोनाल्ड थे। ध्यान रखिएगा कि 32वीं रेजिमेंट का अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट कौन था? तो नॉर्मन लेस्ली था। और 32वीं रेजिमेंट का प्रमुख मैकडोनाल्ड था। तो नॉर्मन लेस्ली की हत्या जो है यहाँ कर दी गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह जो हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला है स्थान दिया गया है और आरंभ दिया गया है। रोहिणी की बात करें, अगर हम रोहिणी की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें दोस्तों? तो रोहिणी की, ध्यान रखिए, रोहिणी कहाँ पे है? देवघर में। ध्यान रखिएगा, रोहिणी देवघर में है और यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ऊपर रोहिणी है तो रोहिणी का सुमेलन, ध्यान रखिएगा, रोहिणी में जो विद्रोह पनपा था 1857 का, जो रोहिणी में विद्रोह पनपा था वो 12 जून को पनपा था। तो रोहिणी में 12 जून 1857 को विद्रोह पनपा था। और वहीं सिंहभूम की बात करें, सिंहभूम की, तो 3 सितंबर 1857 को, सिंहभूम की बात करें तो 3 सितंबर 1857 को। और वहीं हजारीबाग में जो विद्रोह पनपा था, हजारीबाग में जो विद्रोह पनपा था वो 30 जुलाई 1857 को, 30 जुलाई 1857 को, ध्यान रखिएगा, 30 जुलाई 1857 को पनपा था। और रांची की बात करें तो दोस्तों रांची में 2 अगस्त 1857 को, रांची में 2 अगस्त 1857 को। तो ध्यान रखिएगा, रोहिणी में जो 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ वो 12 जून को शुरू हुआ, 12 जून 1857 को। और रांची में 32वीं सैन्य रेजिमेंट हुआ करती थी। और सिंहभूम में विद्रोह जो भड़का वो 3 सितंबर 1857 को अर्जुन सिंह, रामनाथ सिंह और भगवान सिंह के नेतृत्व में ये जो है वो विद्रोह भड़का। हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को और सुरेंद्र शाही, ध्यान रखिएगा, 30 जुलाई 1857 को जो है हजारीबाग में विद्रोह पनपता है और यह सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये विरोध भड़का था। वहीं रांची की बात करें तो 2 अगस्त 1857 को रांची में विरोध होता है और ये ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और
पांडे गणपत राय के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है कि रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय नदी के तट पर। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना काल 1757 ईस्वी को माना जा सकता है। इसके ठीक 100 वर्ष बाद 1857 में कंपनी के राजनीतिक निर्णयों, आर्थिक शोषण का दुष्चक्र, सामाजिक विधानों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक महान विद्रोह 1857 में हुआ, जिसका झारखंड पर भी व्यापक प्रभाव देखने को मिला। देवघर स्थित निम्न में से किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए किया करते थे। देवघर स्थित निम्न में से किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने के लिए किया करते थे, तो आंसर हो जाएगा सिदेरबाड़ी। देवघर स्थित सिदेरबाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे। 1915 में सिदेरबाड़ी नामक मकान में बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। बम बनाने की सामग्रियां सिदेरबाड़ी के सिदेरबाड़ी मकान से की गई थी। अगला है सुमेधन करना है। क्या करना है? सुमेधन। तो रांची की बात करें तो रांची का विद्रोह, अभी हम लोगों ने बात की कि रांची का विद्रोह जो हुआ वो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय के नेतृत्व में ये हुआ था। वहीं हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग का विद्रोह सुरेंद्र शाही, हजारीबाग को ध्यान रखिएगा, हजारीबाग का जो विद्रोह जो लड़ा गया ये सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में हुआ। वहीं सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम का विद्रोह अर्जुन सिंह और चतरा का विद्रोह जो है नादिर अली, चतरा का विद्रोह नादिर अली के नेतृत्व में लड़ा गया। अगला आइए रांची का विद्रोह ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और वहीं पांडे गणपत राय के नेतृत्व में, हजारीबाग सुरेंद्र शाही, सिंहभूम अर्जुन सिंह और चतरा नादिर अली के नेतृत्व में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की पहचान करनी है। संथाल परगना इस विद्रोह से अछूता रहा था, सही है। रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे था, ये भी सही है। विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची हुआ करता था, ये भी सही है। विद्रोह के बाद 32वीं स्थल सेना रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया। तो इनको इतना डर लगा कि ये भाग के रोहिणी से अब जो है ये जो 32वीं जो इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थी उसको हटाकर अब ये रोहिणी से कहाँ ले गए? भागलपुर ले गए। सारे कथन ये सत्य हो गए। अगला है इनमें भी सही कथन की पहचान करनी है, कौन सा सही है, तो चलिए देख लेते हैं। सही की अगर हम बात करें, पहला है पलामू में इस विद्रोह के नायक चेरो समाज के नीलांबर पीताम्बर बंधु थे। इन्हें 28 मार्च 1859 को गिरफ्तार कर रेसलीगंज में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि पलामू में इस विद्रोह के नायक चेरो समाज के नीलांबर पीताम्बर बंधु थे और 28 मार्च 1859 को गिरफ्तार कर रेसलीगंज में इन्हें आम के पेड़ पर, कौन से पेड़ पर? आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माइनर गलती है, बरगद के पेड़ पर इन्हें फांसी नहीं दी गई थी, आम के पेड़ पर इनको फांसी दी गई थी, तो ये गलत हो गया। सिंहभूम में 1857 का विद्रोह पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सिंहभूम में 1857 का विद्रोह पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, बिल्कुल सही है, अभी आपने देखा था। अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह के ऊपर 1000 रुपये का इनाम रखा था। अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह के ऊपर 1000 रुपये का इनाम रखा था, ये भी सही है। इन्हें 400 रुपये मासिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। इन्हें 400 रुपये का मासिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य हो जाएगा। यानी
दूसरा, तीसरा, चौथा जो है कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। पलामू में इस विद्रोह के नायक चेरो समाज के निजाम्बर पीताम्बर बंधु थे। इन्हें 28 मार्च 1859 को गिरफ्तार किया गया और रेसलीगंज में आम के पेड़ पर फांसी की सजा इन्हें दी गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन सही है? रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना का गठन किया था, बिल्कुल सही है। पांडे गणपत राय को इस सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। सेना के गठन में शेख भिखारी की भी अहम भूमिका थी, ये भी सही है। अंग्रेजों के दमन के पश्चात विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय लोहरदगा के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध जारी रखा, ये भी सही है। विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही की दगाबाजी के कारण अंग्रेज मेजर नेशन ने लोहरदगा के कंकरंग घाट जंगल से 30 मार्च 1857 को विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। तो ध्यान रखिए, ये सभी के सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, कौन सा सही है? इसमें सही की पहचान करनी है, तो चलिए पहचान करते हैं। पहला इन्होंने बोला, रांची जिला स्कूल में प्रवेश द्वार पर स्थित कदम पेड़ के नीचे 21 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर गणपत राय को और 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दी गई। रांची जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्थित कदम के पेड़ के नीचे 21 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर गणपत राय और 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दी गई। तो ये अपना पहला कथन सही है। इस स्थान को वर्तमान में शहीद चौक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ में इस विद्रोह का नेतृत्व टिकैत उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी ने किया था, बिल्कुल सही है। और परंतु चूटू पालू घाटी एवं और मांझी में संघर्ष के बाद 6 जनवरी 1858 को ये दोनों गिरफ्तार हुए, जिसके बाद 8 जनवरी 1858 को इन्हें चूटू पाली घाटी में फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी के सभी जो है ये कथन जो है, ध्यान रखिए, ये सभी के सभी कथन जो हैं हमारे सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया आपसे कहा गया कि, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि क्वेश्चन में कहा गया है कि चतरा में इस विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को फांसी दिया गया। चतरा में इस विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को फांसी दिया गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सत्य है। जयमंगल पांडे रामगढ़ बटालियन से जुड़े सैनिक थे और इनके निर्देशन में डोरंडा में सैनिक विद्रोह हो चुका था, ये भी आपका कथन सत्य है। 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों तथा अंग्रेज मेजर इंग्लिश के बीच चतरा में युद्ध हुआ था, ये भी कथन सत्य है। वहीं हम बात करें जिसमें पराजित होने के बाद 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पंसीहारी तालाब के पास बरगद वृक्ष से लटकाकर इन दोनों को फांसी की सजा दी गई। तो ध्यान रखिएगा कि 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पंसीहारी तालाब के पास जो है ये बरगद के वृक्ष नहीं, आम के पेड़ से लटकाकर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो इस तरह से 1, 2, 3 आपके कथन सत्य हैं, लेकिन चौथा जो है थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। तो आप कहेंगे कि 1, 2, 3 कथन सत्य हैं, 1, 2, 3 कथन सत्य हैं, 1, 2, 3 कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जिसमें पराजित होने के बाद 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पंसीहारी तालाब के पास आम वृक्ष से लटकाकर इन्हें फांसी दी गई। आगे आइए, अगला
अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। तो पहला अपना स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं दोस्तों। पहला कहा गया है कि देवघर में ही आर मिश्रा उच्च विद्यालय खोला गया। इनके प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी युवकों को क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी प्रशिक्षण देते थे। इसके अलावा सुकुमार मित्र, बीबी मित्रा, एमएन बोस भी देवघर से जुड़े क्रांतिकारी थे। तो ये अपना पहला वाला तो कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य का मकान भी देवघर में था, जिस पर 1927 में अंग्रेजों ने छापा मारकर पिस्तौल, कारतूस एवं क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए थे। तो ये दूसरा कथन की बात करें तो दूसरा भी कथन अपना सही है। और क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार हेतु बारिंद्र कुमार घोष ने देवघर में गोल्डन लीग यानी स्वयं संघ की स्थापना करी थी। तो 1, 2, 3 ये तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करनी है। निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करनी है। तो सही कथन देखते हैं। कहा गया कि टाटा कंपनी के कर्मचारी अमरनाथ मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति के जरिए ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। टाटा कंपनी के कर्मचारी अमरनाथ मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति के जरिए ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। तो ये ऑप्शन जो है आपसे बोला गया कि सत्य की आपको बतानी है, सत्य की जांच करनी है, सही कौन सा है। तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें कि टाटा कंपनी के कर्मचारी थे कौन, अमरनाथ मुखर्जी, और इन्होंने न्यूयॉर्क में घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत में जो है हमें भारत को आज़ादी मिल सकती है, यानी अंग्रेजों से मुक्ति मिल सकती है। तो ये कथन गलत हो गया। कलकत्ता के कई क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। बिल्कुल सही बात है। कलकत्ता के कई कर्मचारी जो हैं वो ध्यान रखिएगा कि जमशेदपुर में गुप्त रूप से प्रचार प्रसार छुप कर किया करते थे। तो केवल और केवल यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला जो है गलत है। अगला आ जाइए। टाटा कंपनी के कर्मचारी अमरनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क में घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति के जरिए ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की पहचान करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि गिरिडीह में 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंबे पर आवर स्वाधीनता भारत पर्चे चिपकाए थे। यानी गिरिडीह में 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभों पर आवर स्वाधीनता भारत पर्चे चिपकाए थे। ये बिल्कुल सही है। फिर कहा गया गिरिडीह में ही मनोरंजन गुहा या ठाकुरदा ने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराया था। यानी गिरिडीह में ही मनोरंजन गुहा या इन्हें ठाकुरदा के नाम से जाना जाता था, और ये जो है क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने के लिए मशहूर थे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन जो है ये सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग में क्रांतिकारी गतिविधियों की सत्यता की जांच करें। हजारीबाग में क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनमें सही कथन कौन सा है। तो सेंट कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता राम विनोद सिंह थे, जिन्हें हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता राम विनोद सिंह थे, जिन्हें हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो पहला सही हो गया। यहाँ से आनंद कमल चक्रवर्ती अरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका निकालते थे। यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से आनंद कमल चक्रवर्ती अरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका निकालते थे। तो ध्यान रखिएगा, आनंद कमल चक्रवर्ती जो है तरुण नामक शक्ति
क्रांतिकारी पत्रिका निकालते थे? तरुण नामक, न कि अरुण नामक। तो यहाँ पे अरुण दिया गया है तो ये गलत हो गया, केवल और केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा। चाईबासा से आनंद कमल चक्रवर्ती तरुण शक्ति नामक पत्रिका निकाला करते थे, वहाँ पे अरुण शक्ति दिया हुआ है इसलिए वो गलत हो जाएगा। अगला है, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा शहर था? झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा शहर था? झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्र इनमें से देवघर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? तो देवघर। आंसर अपना क्या हो जाएगा? देवघर हो जाएगी। तो झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर शहर था। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। अगला है, निम्न में से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था? निम्न में से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ या आप कह सकते हैं गोल्डन लीग नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करना था? तो देवघर में। ध्यान रखिएगा, झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करना था। अगला है कि देवघर स्थित आर मिश्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था? देवघर स्थित आर मिश्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था? तो ये शांति कुमार बख्शी के द्वारा। देवघर स्थित आर मिश्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक था। यहाँ वे शांति कुमार बख्शी प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, कहाँ के रहने वाले थे? हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ध्यान रखिएगा, ये दुमका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये दुमका के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा कि ये दुमका के रहने वाले थे। अगला है अपना असहयोग आंदोलन। आइए अब असहयोग आंदोलन को देखते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है तो चलिए पहचानते हैं। सत्य कथन 1915 से 20 के बीच झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी विचारों का सृजन किया। तो सही कथन की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? सही कथन की पहचान करनी है, ये गलत हो जाएगा। 1916 में मौलाना आज़ाद को रांची से नज़रबंद कर लाया गया तथा कलकत्ता स्थित ग्रीन मैदान में रखा गया, ये भी गलत है। इस दौरान मौलाना आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की। 27 दिसंबर 1920 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त किया गया। 27 दिसंबर 1920 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त किया गया। तो बोला गया था कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो तीन बिल्कुल गलत है। ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है 1915 से 20 के बीच झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी विचारों का सृजन किया, तो ये पहले वाला सत्य है, बाकी अन्य दो गलत हो जाएंगे। यानी केवल और केवल अपना एक आंसर हो जाएगा। 1916 में मौलाना आज़ाद को कलकत्ता से नज़रबंद कर रांची लाया गया था तथा रांची स्थित मोराबादी में रखा गया। इस दौरान मौलाना आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की। 27 दिसंबर 1919 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त किया गया। इसके बाद पुनः ये कलकत्ता लौट गए। अगला है
इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान करनी है। तो 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए थे, बिल्कुल ये सही बात है। इस दौरान 21 दिन गांधी जी झारखंड में ठहरे एवं रांची से ही अपनी भावी आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार की, बिल्कुल सही बात है। ये दूसरा भी अपना ऑप्शन सत्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी झारखंड से गहरा लगाव था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के कुछ अध्याय टैगोर ने रांची प्रवास के दौरान ही लिखा था। तो 1, 2, 3 ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की पहचान करनी है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। तो बिल्कुल पहला वाला सही है। 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में हुआ, जिसके अध्यक्ष CF एंड्रयूज थे। तो पहला दूसरा सही है। 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को रांची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया। 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को रांची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सत्य कथन जो होगा 1 और 2 सत्य हैं, 1 और 2 सत्य हैं। तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया। तो ये गलत है, बाकी सारे जो हैं ये सही हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन की पहचान करनी है। तो कहा गया, पहला है, ध्यान देते हैं कि पहला आपका है कि असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख मुद्दे थे, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य बिंदेश्वरी पाठक थे, ये गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के रामनारायण पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो पहला। तीसरा, और गोल्डन लीग नामक संस्था ने देवघर में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया था। यानी 1, 3, 4 यहाँ पे कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1922 में असहयोग आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण साहेबगंज जिला को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, तो बिल्कुल ये पहला कथन सही है। आगे हम बात करें, गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बजरंग सहाय ने किया। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बजरंग सहाय के द्वारा किया गया, तो बिल्कुल सही है। आंदोलन के दौरान सखाराम गणेश ने देशेर कथा नामक पुस्तक लिखी। आंदोलन के दौरान पलामू में धनी सिंह खरवार ने खुद को राजा घोषित किया, तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। झारखंड में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, झारखंड में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी स्वयं झारखंड आए और वे रांची के भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका प्रमुख केंद्र था। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का रांची क्षेत्र जो है इसका मुख्य केंद्र था। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड के रांची में इसका केंद्र था। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया थे। इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया थे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है अपना स्वराज पार्टी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्वराज पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय असेंबली के चुनाव में भाग लेकर भारत सरकार अधिनियम 1919 को निष्क्रिय साबित करना। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर वहीं हम बात करें कि इस कार्य हेतु स्वराज पार्टी ने विनोदानंद झा को संथाल परगना एवं कृष्ण बल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा को छोटा नागपुर प्रमंडल की जिम्मेदारी दी। तो ये सेकंड भी सही है। और अगला जो स्टेटमेंट की बात करें तो 1923 के विधान परिषद के चुनाव में हजारीबाग से कृष्ण बल्लभ सहाय एवं संथाल परगना से रामेश्वर राज चुनाव जीते। तो 1, 2, 3 ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है छोटा नागपुर प्रमंडल में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की समितियां गठित हुई? तो छोटा नागपुर प्रमंडल में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियां गठित हुई? तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो ये राम नारायण सिंह और कृष्ण बल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर डी, यानी छोटा नागपुर प्रमंडल में राम नारायण सिंह और कृष्ण बल्लभ सहाय के नेतृत्व में संथाल परगना में विनोदानंद झा को प्रथम समितियां गठित करने का कार्यभार सौंपा गया। अगला है कि 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय किस क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। 1923 में हुए विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय हजारीबाग से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। अगला है कि 1923 के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए? तो आंसर हो जाएगा 1923 के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र में स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, ध्यान रखिएगा, रामेश्वर राज चुने गए। 1923 के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रामेश्वर राज चुने गए। कौन चुने गए? रामेश्वर राज। अगला आइए, अगले आंदोलन खादी आंदोलन तथा गांधी जी को देख लेते हैं। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसकी रही? झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसकी रही? तो सरला देवी की रही। 1922 से 28 तक महात्मा गांधी ने खादी विस्तार हेतु चरखा आंदोलन चलाया। सरला देवी के नेतृत्व में चाईबासा में जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर सहित कई शहरों में खादी डिपो की स्थापना करी गई। 1922 से 28 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने खादी के विस्तार हेतु चरखा आंदोलन चलाया था और सरला देवी जो है वो इससे जुड़ी हुई थी और उन्हीं के नेतृत्व में चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, वहीं जामताड़ा, देवघर सहित और अन्य शहरों में खादी डिपो की स्थापना की गई थी। झारखंड का कौन सा विधेयक 19 फरवरी 1924 को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? झारखंड के कौन सा विधायक ने 19 फरवरी 1924 को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलकांत चटर्जी। क्या हो जाएगा? नीलकांत चटर्जी। झारखंड के विधायक नीलकांत चटर्जी ने 19 फरवरी 1924 को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। अगला है कि सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर देने का आंदोलन कब चलाया? सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में
हाट कर न देने का आंदोलन 1924 में चलाया। 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु महारी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन चलाया। आगे है कि महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड कब आए। महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड कब आए? 1925 में। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड आए तथा हजारीबाग में जाकर संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। यहाँ के छात्रों ने 1300 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की। यहाँ के छात्रों ने 1300 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की। अगस्त 1925 में निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुँचे? अगस्त 1925 में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुँचे थे? तो किसके आग्रह पर? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है CF एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुँचे थे। अगस्त 1925 में CF एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुँचे थे। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देश बंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपये दिए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 रुपये। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देश बंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए। अगला है कि 1925 में अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया? 1925 में अपने देवघर के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया? तो मधुपुर। ध्यान रखिएगा कि 1925 में देवघर यात्रा के दौरान गांधी जी ने मधुपुर में नगर भवन का उद्घाटन किया था। अगला है कि हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 को 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 को 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई थी और इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई थी और इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया। अगला है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा निम्न में से कहाँ के खादी मेला का शुभारंभ किया गया? तो देवघर का। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा देवघर के खादी मेला का शुभारंभ किया गया। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने जमशेदपुर में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब देख लेते हैं साइमन कमीशन। किसको देखते हैं दोस्तों? तो साइमन कमीशन। रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव किया गया? तो रांची के निम्न में से किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये SK सहाय के नेतृत्व में। क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका भारत भर में विरोध हुआ और ऐसे में रांची में SK सहाय के नेतृत्व में तथा पलामू में कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन कमीशन गो बैक के नारे एवं आयोग को काला झंडा दिखाया गया। दिसंबर 1929 में डॉक्टर PC मित्रा यानी पूर्णचंद्र मित्र तथा देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसको काले झंडे दिखाए? 1929 में डॉक्टर PC मित्र यानी पूर्णचंद्र मित्र तथा देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने जो है साइमन कमीशन को जो है वो काले झंडे दिखाए।
दिसंबर 1929 में डॉक्टर पीसी मित्र एवं देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन कमीशन नामक अंग्रेज को काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया। निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को साभार पत्र दिया गया? तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में साइमन कमीशन को साभार पत्र दिया गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वान यूक और रेवरेंड जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया था। अब आइए आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाहौर अधिवेशन 1929 में लिए गए निर्णय के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को रांची में भी पूर्णचंद्र मित्र एवं हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाया। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा की बात करें तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। झारखंड में भी 13 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया। तो ये भी कथन सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं जमशेदपुर में नन्ही गोपाल मुखर्जी ने नमक कानून तोड़ा। तो बिल्कुल सही बात है। दुमका में महादेवी केजरीवाल तथा संथाल परगना में सैल बाला राय ने नमक कानून को चुनौती दी। ये भी सही है। इस आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में सरकार का विरोध करने हेतु जंगल काटकर जंगल सत्याग्रह चलाया गया। तो ये तीनों कथन सही हैं, यानी सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। बंदी काल में इन्होंने तकली से सूत काटकर 15 गज लंबा कपड़ा तैयार किया। सही है। हजारीबाग जेल में रहते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। बिल्कुल सही है। आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से ही महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाली। तो ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंदोलन के दौरान यदुवन सहाय ने झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया, जबकि सहजानंद सरस्वती ने 1938 में संथाल परगना में आकर किसानों की दशा सुधारने का प्रयास किया। ये सही है। आंदोलन के दौरान 1930 में स्वदेशी सप्ताह तथा नवंबर 1930 में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया। आंदोलन के दौरान सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह तथा नवंबर 1930 में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वदेशी बहिष्कार, हड़ताल आदि कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। तो तीसरा भी सही है। आंदोलन के समय बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्य नीलकांत चटर्जी एवं कृष्ण बल्लभ सहाय ने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए। अगला है सुमेलित करना है। अगला क्या करना है दोस्तों? तो सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो पहला है हजारीबाग। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग के जो नेता जो चुन के आए थे वो कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय। कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय। और रांची की बात करें तो रांची की बात करें तो ये नागरमल मोदी हो जाएंगे। रांची से नागरमल मोदी। और वहीं पलामू की बात करें तो सोनार सिंह खरवार। पलामू के सोनार सिंह खरवार। और जमशेदपुर के हो जाएंगे नन्ही गोपाल मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? नन्ही गोपाल मुखर्जी।
हजारीबाग कृष्ण वल्लभ सहाय, रांची नागरमल मोदी, पलामू सोनार सिंह खरवार और जमशेदपुर नन्ही गोपाल मुखर्जी। अब आइए श्रमिक संघ आंदोलन जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने SN हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने SN हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में करी थी। 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना SN हलदर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने किया, जिनके निर्देशन पर 1920, 1925, 1928 में कई व्यापक हड़तालें हुई। अगला है मजदूर आंदोलन के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मजदूर आंदोलन के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रह सका। 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल के समापन कराने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी की। 1928 में टाटा आयरन एवं स्टील वर्कर्स के हड़ताल में सुभाष चंद्र बोस ने मुख्य भूमिका निभाई और उनके प्रयास से मजदूर एवं मिल प्रबंधक के बीच समझौता हुआ। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ और इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए। जवाहरलाल नेहरू जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला है निम्न में से किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निम्न में से किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया, जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया? तो ये 1938 में, ध्यान रखिएगा, 1938 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने टाटा वर्कर्स यूनियन नाम का एक संगठन बनाया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। शैल बाला राय संथाल परगना से जुड़ी थी। संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने योग्य थी, ये भी कथन सही है। मीरा देवी नमक सत्याग्रह आंदोलन जुलाई 1930 में इन्हें गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। राजेश्वरी सरोज दास पलामू से जुड़ी नेता थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बीच में या शुरू में बिल्कुल आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको खुद पता होगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अप्रिसिएशन मिलता है तो ज़्यादा खुशी होती है और काम करने की हिम्मत जो है इंसान जुटा पाता है। तो यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके आप जाइए और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।